Hello friends. So today we are just going to start chapter number 2 of class 8, that is linear equation in one variable. स्टार्ट करें उससे पहले आज इंट्रोडक्शन सेशन हम देखने वाले हैं जिसमें हम स्पेशली देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आपने क्लास 6 और 7 में पॉलिनोमियल्स एज वेल एज इक्वेशंस भी पढ़े हैं, ठीक है। और उन दोनों कॉन्सेप्ट को अगर हम अच्छे से समझ ले तो ये बहुत ही इजी है, इतना भी टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं और बहुत अच्छे से देखना, बिकॉज हायर क्लासेस में आपको ये बहुत यूजफुल रहेगा, इवन इन क्लास 9 क्लास 10। और अगर साइंस स्ट्रीम में आप जा रहे हैं तो अगर मैथ्स ले रहे हैं तो मैथ में आपको वहाँ पे बहुत यूजफुल रहेगा। तो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से देखिए कि कैसे लीनियर इक्वेशंस क्या है, कैसे उसे सॉल्व करते हैं और उसके डिटेल तक हम जाएंगे बहुत अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आज का हमारा जो सेशन है पूरा इंट्रोडक्शन है और उसका बेसिक नॉलेज है और उसकी थियरी है, कैसे उसे सॉल्व किया जा सकता है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट थिंग इज द कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हम देखने वाले हैं, कुछ डिफरेंट वर्ड्स हम आज देखने वाले हैं कि उसका मतलब क्या है मैथ में, ठीक है। कांस्टेंट, कांस्टेंट यानी क्या? फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि जस्ट गिव मी 5 रुपीज, तो आप मुझे कितने रुपए देंगे? ओनली 5, बिकॉज आई एम आस्किंग फॉर 5 रुपीज एंड देयर इज अ फिक्स वैल्यू फॉर द 5 रुपीज। अब मैं अगर 5 रुपए मांग रहा हूँ, 50 मुझे दे दोगे? कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जितना मांगोगे उतना ही मिलेगा। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक शॉप पे गए, ठीक है, वहां जाके आपने एक बिस्किट का पैकेट परचेज किया जिसकी वैल्यू है 10 रुपीज। वहां पे आप अच्छे से एमआरपी लिखी होती है और एमआरपी का मतलब क्या आपको पता है, दैट इज मैक्सिमम रिटेल प्राइस। कभी भी एमआरपी से ज्यादा वैल्यू पे मत करना, ये चीज याद रखना, ठीक है, जनित में जा रहे। चलिए, तो अभी ये जो हमने 10 रुपीज हम पे करने वाले हैं बिस्किट के लिए, अगर वहां पे 10 रुपीज लिखा है तो आप कभी भी 11 रुपीज भी पे नहीं करोगे या 15 भी पे नहीं करोगे और ना ही आप 9 रुपीज पे करोगे, बिकॉज शॉपकीपर भी मना कर देगा, भाई 9 रुपीज नहीं, यहाँ पे 10 रुपीज लिखा है। तो वो जो 10 रुपीज लिखा है वो फिक्स वैल्यू है वहां पे, कि वहां पे 10 रुपीज ही है, ना ही 10 100 हो सकता है, ना ही 10 9 हो सकता है, ना ही 10 1 हो सकता है, ना ही 10 0 हो सकता है। 10 इज 10 ओनली, देयर इज अ फिक्स वैल्यू। तो ये जिसकी भी फिक्स वैल्यूज है वो सारे के सारे को हम बोलते हैं कांस्टेंट। तो जितने भी नंबर्स हैं हमारे पास, ऑल द नंबर्स आर नोन एज कांस्टेंट, ऑल द नंबर्स, either that is fraction or the integers or the rational numbers, ठीक है। जितने भी नंबर्स है उन सभी की कुछ एक पहचान है, उन सभी की कुछ खुद की एक पर्टिकुलर वैल्यू है कि जो कभी चेंज नहीं होती, दैट्स व्हाई दे ऑल आर नोन एज द कांस्टेंट। तो फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर कांस्टेंट की मुझे बात करनी है तो कांस्टेंट कैन बी लाइक 1 7 -15 2/3 9 0 15। 0 है also a fixed value, ठीक है। 0 के भी एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 0। 0 मींस जैसे कि हम नॉर्मली नथिंग बोलते हैं, बट कुछ केसेस में 0 कुछ भी हो सकता है, वो बहुत कुछ यूजफुल भी बन सकता है। चलिए नेक्स्ट, दैट इज वेरिएबल। कांस्टेंट और वेरिएबल अगर अच्छे से समझ में आ गया तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर आपको पता चल जाएगा धीरे धीरे आगे। अभी कांस्टेंट तो पता चला भाई कि जिसकी भी फिक्स वैल्यू है, दे ऑल आर नोन एज द कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल यानी कि वेरिएबल वर्ड ही देखो, वेरिएबल में पहला वर्ड जो है दैट इज वेरी। वेरी का मतलब है चेंज होना, वेरी का मतलब है चेंज होना, वो एक्यूरेट नहीं होता है, वहां पे चेंज होता रहता है, दैट इज नॉट फिक्स्ड। जैसे कि अगर मैं बोलूं गिव मी x रुपीज, गिव मी x रुपीज, इसका मतलब क्या हुआ? व्हाट इज x रुपीज? इसका कोई मतलब नहीं। x कैन बी 5, x कैन बी 10, x कैन बी 15। तो मतलब मैं जब भी x रुपीज मांग रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप 5 रुपीज भी दे सकते हो, आप 10 भी दे सकते हो, आप 15 भी दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम जब भी हम अलजेब्रा पढ़ते हैं तो वहां पे स्पेशली जो भी हम वेरिएबल्स यूज करते हैं वो अल्फाबेट्स है, और हम जो यूज करते हैं वो लोअर केस अल्फाबेट्स मोस्टली यूज करते हैं, कि जिसकी वैल्यू हमें फिक्स नहीं है। जैसे कि मैं x ले लूं, y ले लूं, z ले लूं, t ले लूं, p लूं, q लूं, तो ये जो सारे के सारे अल्फाबेट्स है उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना। क्वेश्चन के हिसाब से हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा, क्वेश्चन के हिसाब से उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी, दैट्स व्हाई दे ऑल आर नोन एज वेरिएबल। वेरिएबल इट मींस जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, वो सारे वेरिएबल है। वेरिएबल में हम इंग्लिश अल्फाबेट्स भी यूज करते हैं, ग्रीक अल्फाबेट भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। बहुत से सिंबल्स भी आप यूज कर सकते हो, दैट इज नो एनी रिस्ट्रिक्शन, पर जनरली हम हैबिचुअल है x y से, है ना। जब भी हम लिखते हैं तब x और y सबसे ज्यादा लिखा जाता है, ऐसा फिक्स नहीं है कि वहां पे x ही लिखते हैं, ऐसा y ही लिख सकते हैं, ठीक। अब कोई भी नंबर लिखो, चलिए नंबर नहीं है, नंबर इट मींस दैट इज कांस्टेंट, हमें वेरिएबल लिखना है, कोई अल्फाबेट लिखना है। तो वेरिएबल के लिए मैं लिख सकता हूं दैट कैन बी x y t p q, इवन आई कैन राइट a b c, बहुत सारे, है ना,
बहुत सारे हैं, वहां पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी नंबर्स लिख लो। नेक्स्ट पावर और द डिग्री, पावर और डिग्री। अभी पावर और डिग्री समझना है मतलब सिंपली अगर आपने बहुत मतलब मैथ्स में देखा होगा कि कई बार ऐसा लिखा होता है भाई 2⁵, ये 2⁵ का मतलब क्या है? 2⁵ का मतलब एक्चुअली में हम देखें भाई 2⁵ यानी कि that is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 5 times, ठीक है, टोटल 5 टाइम्स जितने भी पावर हो उतने टाइम उसे मल्टीप्लाई करते हैं, उसका मतलब ये हुआ। अगर मैं मान लो कि x⁵3 लिख दूं तो इसका मतलब होता है x⁵3 यानी कि वो है x मल्टीप्लाई बाय x, ठीक है। जो भी यहाँ पर ऊपर जो भी नंबर दिख रहा है उतने टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो नंबर दिख रहा है ये कुछ भी नहीं है, यही क्या है, यही है पावर और एक्सपोनेंट, वही है पावर और एक्सपोनेंट। उसे डिग्री भी कहा जाता है इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन और द इक्वेशन, इन द केस ऑफ एक्सप्रेशन और इक्वेशन। सिंपली वही कि जो आपको होम दिख रहा है ना, सिंग दिख रहा है, वही क्या है हमारा पावर है, वही क्या है पावर है। हाँ अगर मान लो मैं सिर्फ लिख रहा हूं भाई x, सिंपली मैंने लिखा x, इसकी तो कोई पावर ही नहीं है, इसकी तो कोई पावर ही नहीं है। जब भी कोई पावर ना हो तो पावर कितनी हो जाएगी? 0 नहीं, जब भी अगर पावर नहीं है, इफ देयर इज नो एनी पावर इट मींस देयर इज 1, जैसे डिनोमिनेटर में होता है, अगर डिनोमिनेटर नहीं है तो क्या है 1 है, यहाँ पे पावर नहीं है तो क्या है 1 तो है ही। सो कोई भी नंबर के लिए, कोई भी वेरिएबल के लिए अगर आपको वहां पे पावर नहीं दिख रही तो उसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। और ऐसा क्यों वो भी समझ लो, इसका कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे x⁵3 मैंने लिखा तो कितना हुआ x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, x⁵1 है तो मैं क्या लिखूंगा x मल्टीप्लाई बाय नथिंग, तो x की वैल्यू x तो होनी ही चाहिए ना। हाँ अगर कई बार अगर पावर 0 हो जाए, अगर पावर 0 हो जाए तो उसका आंसर 1 हो जाता है। अगर कोई भी नंबर ले लो, कोई भी वेरिएबल ले लो, अगर उसकी पावर 0 है तो उसका आंसर 1 हो जाएगा। पावर और एक्सपोनेंट चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप बेसिक इतना याद रखो बस। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट जनरली होता है वेरिएबल का, पर कोएफिशिएंट दो टाइप के हो सकते हैं, एक न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट एज वेल एज द जनरल कोएफिशिएंट। जनरल कोएफिशिएंट में क्या होता है, मान लो कि मैं नंबर लिख रहा हूं, एक टर्म लिख देता हूं 2xy, मैं यहाँ पे y का जनरल कोएफिशिएंट पूछ लूं, y का जनरल कोएफिशिएंट पूछ लूं तो वो हो जाएगा 2x, वो हो जाएगा 2x, यानी कि y के साथ पहले तो समझो कि एक 2xy का मतलब क्या है। 2xy यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। जब भी आपको दो वेरिएबल या तो नंबर के साथ वेरिएबल आपको अगर वो साथ में है, बीच में कोई साइन नहीं है, साथ में लिखे हुए, उसका मतलब है वो मल्टीप्लिकेशन में है। ओके, जब भी यहाँ पे बीच में मल्टीप्लिकेशन लिखा नहीं जाता, समझना है हमें, यहाँ पे बीच में कहीं पे मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय y। अगर मैं लिख दूं 3t तो ये क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय t, ये क्या है 3 मल्टीप्लाई बाय t। तो ये चीज याद रखना, अगर वहां पे इन बीच में अगर आपको कोई साइन नहीं दिख रही, कोई ऑपरेशन नहीं है, इट मींस दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अगर ये -3t होता तो क्या हो जाता, -3 मल्टीप्लाई बाय t, क्या होता -3 मल्टीप्लाई बाय t। वापस आते हैं यहाँ पर, तो ये है 2xy। कोएफिशिएंट हम अभी जो पढ़ने वाले हैं दैट इज न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट ही पढ़ेंगे, जनरल कोएफिशिएंट नहीं देखने वाले हैं। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट अगर देखना है तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या होगा कि जो भी आपको टर्म दी है वहां पर जो नंबर है साथ में मल्टीप्लिकेशन में वो हो गया कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट है 2। और एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि -5/3t देन x देन 32y z। बहुत हो गया इतना जल्दी। अभी इन सभी के कोएफिशिएंट हम आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है -5/3, दैट इज कोएफिशिएंट। यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है, x के साथ कोई कोएफिशिएंट है नहीं है, तो उसका कोएफिशिएंट जब भी कोई कोएफिशिएंट ना हो, ऐसा नहीं होता कोएफिशिएंट नहीं है, कोएफिशिएंट ना हो तब 1 होता है। जब भी कोई कोएफिशिएंट ना हो तब 1 होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इन दोनों के बीच में अगर कोई नंबर नहीं है तो उसका रिलेशन क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आएगा ना, यहाँ पे मैं लिखूं क्या लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय x, इसका मतलब क्या हुआ x ही हुआ। तो यही है, ये दोनों सेम ही हुआ ना। तो जब भी आपको अगर कोई भी नंबर या वेरिएबल लिखा हुआ है वहां पर कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इट मींस दैट इज अ कोएफिशिएंट दैट इज 1। एट लास्ट दैट इज 32yz, सिंपली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट इज 32, दैट इज 32। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्रेशन।
अभी यहाँ पे दो टर्म हम देखने वाले हैं, एक एक्सप्रेशन और एक इक्वेशन। एक्सप्रेशन और इक्वेशन इन दोनों को साथ में समझने की ट्राई करेंगे। एक्सप्रेशन और इक्वेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है, दैट इज द साइन ऑफ इज इक्वल टू। क्योंकि इक्वेशन यानी इक्वेट करना, इक्वेशन जब हम इक्वेट करते हैं तब यहाँ इक्वेशन में क्या करते हैं, इक्वल होता है, हम इक्वल करने की ट्राई करते हैं, दैट इज द इक्वेशन, वो दोनों साइड इक्वल रहेगा। एक्सप्रेशन में ऐसा कुछ नहीं है, एक्सप्रेशन में इक्वल साइन होगी ही नहीं, एक्सप्रेशन में इक्वल साइन होगी ही नहीं, और इक्वेशन में इक्वल साइन डेफिनेटली कंपलसरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो इक्वेशन नहीं होगा, वो बन जाएगा एक्सप्रेशन। कैसे? मान कि मैं लिखता हूं 7x, मैंने लिखा 7x, ठीक है, तो ये अभी क्या है, एक्सप्रेशन है। अगर इसको इक्वेशन में मुझे कन्वर्ट करना है, आई विल राइट एज 7x = 3, ये इक्वेशन बन गया। कितना इजी, देखो हो गया। अगर मान लो मैं दूसरा और कोई नंबर ले रहा हूं, 7y + 3t, 7y + 3t, ये भी क्या है, एक्सप्रेशन है। ये भी क्या है, पूरा का पूरा एक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे इक्वल साइन नहीं है तो इक्वेशन नहीं है, पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है। बीच में भले ही प्लस साइन हो, माइनस साइन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, उससे मतलब नहीं है। ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन है। तो अगर इसको इक्वेशन में लिखूंगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y + 3t = कोई भी नंबर लिख सकते हो आप, जरूरी नहीं कि ये 3 लिखा मैंने, 0 लिखा, नेगेटिव नंबर लिखो, -5 लिखो, -7 लिखो, देयर इज नो एनी लिमिटेशन एज वेल एज नो एनी रिस्ट्रिक्शंस। वो है देखते हैं, जैसा कि 3x + y - 4, 3x + y - 4, इसको मैं इक्वेशन में कन्वर्ट करता हूं, थोड़ा अलग से करूंगा। 3x + y - 4 = 5t, तो ये भी क्या हो गया, ये इक्वेशन है, ये एक एक्सप्रेशन है ना। तो यहाँ पे जरूरी नहीं इक्वल के = उस साइड कोई नंबर ही होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे तो मैंने 5t लिखा, मान लो मैं 5t - y कर दूं, 5t - y कर दूं, तो भी ये इक्वेशन है। इक्वेशन का सिर्फ एक ही कंडीशन है, देयर शुड बी इक्वल साइन, और ये हमारा एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो एक्सप्रेशन और इक्वेशन अच्छे से याद रखना, एक ही डिफरेंस है, = साइन का, और कोई डिफरेंस नहीं है। अभी इसमें एक चीज हम जो देखने वाले हैं, दैट इज टर्म्स। टर्म्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, टर्म्स होती है एक्सप्रेशन और इक्वेशन। टर्म्स जो होती है वो एक्सप्रेशन और इक्वेशन, भी उसे आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। टर्म को सेपरेट किया जाता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साइन टर्म को इफेक्ट नहीं करता कभी भी, एंड ओनली टू साइंस इफेक्ट टू द टर्म्स, दैट इज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जब भी आपको टर्म्स काउंट करनी है, गिवन एक्सप्रेशन में कितने टर्म है या तो गिवन इक्वेशन में कितने टर्म है, वी विल जस्ट टेक आउट द एडिशन साइन एंड द सब्ट्रैक्शन साइन। कैसे? मान लीजिए कि हमारे पास एक है -7y + 3, ओके। यहाँ पे अगर मुझे टर्म फाइंड करनी है तो मैं नॉर्मली आपको बता देता हूँ, यहाँ दो टर्म है। कैसे? मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ओके, यहाँ से स्टार्ट किया मैंने, कितना होगा, ओके, यहाँ पे साइन आ गई, दैट इज द प्लस साइन, तो यहाँ पे यहाँ से टर्म चेंज हो गए, ये दूसरी टर्म है। तो टर्म इस तरह से आइडेंटिफाई की जाती है एडिशन और सब्ट्रैक्शन साइन से। और एक नंबर ये एक्सप्रेशन देखते हैं, मान लीजिए 3y² + 7 - 2z कितना है। अगर इसके मुझे टर्म आइडेंटिफाई करने हैं, नॉर्मली अभी आप आराम से बता सकते हो कि यहाँ पे टोटल 3 टर्म है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। और एक देखते हैं 7/3xyz - 32x² + 7। अगेन कितने टर्म है, यहाँ भी टोटल 3 टर्म है, यहाँ भी टोटल 3 टर्म है। ये पूरी की पूरी एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ओके। तो यहाँ पर 2 टर्म थी, यहाँ पे 3 टर्म है, यहाँ पे 3 टर्म है। अभी मैं आपको आपसे पूछूं कि भाई एक टर्म पॉसिबल है, कोई भी एक्सप्रेशन हो तो उसमें एक सिंगल टर्म हो सकती है, दो नहीं हो सकती। ये देख लीजिए कितनी टर्म है, यहाँ पर एक सिंगल टर्म ही है 7x, वहाँ पे कोई भी दूसरी टर्म नहीं है। तो हम टर्म को भी इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वहाँ पे एक टर्म है, 2 टर्म है, 3 टर्म है। सिर्फ आपको याद रखना है कि आपको देखना है साइन ऑफ द एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, इसी साइन से आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अभी यहाँ पे एक्सप्रेशन में देख लीजिए, एक्सप्रेशन में हम बहुत सी सारी चीजें देखेंगे। यही एक्सप्रेशन है, यहाँ पे कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट है 7। मैं आपको एक एग्जांपल भी ले लेते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। मान लीजिए कि मैं
ये वाला एग्जांपल ले रहा हूं, दैट इज 7/3 xyz minus 32 x square plus 7। चलिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल कितनी टोटल टर्म कितनी है? 3, हमने पहले ही देखा। अभी ये इक्वेशन है, एक्सप्रेशन, ये है एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वल साइन नहीं है तो ये क्या हो गया? एक्सप्रेशन, और 3 टर्म वाला एक्सप्रेशन है, ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हर एक टर्म का अलग अलग हो जाएगा, पूरे एक्सप्रेशन का कोएफिशिएंट नहीं होगा। कोएफिशिएंट होता है हर एक टर्म का। फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या है? 7/3, सेकंड टर्म का -32, थर्ड टर्म का 7। कोएफिशिएंट खुद ही हो जाएगा क्योंकि नंबर है, वहां पे कोई वेरिएबल नहीं है। नाउ पावर ऑफ द डिग्री, पावर ऑफ द डिग्री ये भी पर्टिकुलर हम एक्सप्रेशन के लिए देखेंगे। इक्वेशन का है तो उसका अलग हो जाएगा, पर एक्सप्रेशन का अगर देख रहे हैं तो पर्टिकुलरली टर्म्स का देखना है। यहाँ इस टर्म के लिए हर एक वेरिएबल का पावर देखना है। x का पावर कुछ नहीं तो 1, y का कुछ नहीं तो 1, z का कुछ नहीं तो 1। यहाँ पे वेरिएबल है x, इसकी पावर देखो कितनी है? 2, लास्ट में कुछ नहीं। वेरिएबल्स, फर्स्ट टर्म में वेरिएबल कितने हैं? टोटल 3 वेरिएबल्स है। कौन से? x y z। सेकंड में एक ही है, कौन सा? x। थर्ड में वेरिएबल नहीं है। देन कांस्टेंट, इसमें कांस्टेंट क्या है? 7/3, कांस्टेंट यानी कि नंबर्स 7/3। सेकंड में कांस्टेंट क्या है? एक तो -32 है, दूसरा जो ऊपर 2 है ना पावर, वो भी कांस्टेंट तो है, तो जब भी कांस्टेंट पूछा जाए वो दोनों कांस्टेंट में आएंगे। देन लास्ट इज 7 इज आल्सो कांस्टेंट। तो ये पूरी की पूरी जो थी हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको पता ही है, आपने ऑलमोस्ट क्लास 6 और 7 में पूरा कंप्लीट किया है। ये पूरी की पूरी जितनी भी चीजें, पर डेफिनेटली ड्यू टू वैकेशंस एंड डिफरेंट सिचुएशन हम डेफिनेटली पूरा का पूरा इतना मतलब याद होता है, इतना याद नहीं होता, इसलिए हमने पूरा ये मेमोराइज किया अच्छे से। अभी मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, सिंगल टर्म है एक्सप्रेशन में तो मोनोमियल, 2 टर्म है बाइनोमियल, 3 टर्म है ट्राइनोमियल, इनसे ज्यादा है तो पॉलिनोमियल। ये भी आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, ये पढ़ना क्यों जरूरी है लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म? क्योंकि जब भी आप इक्वेशन सॉल्व करते हो तब एक चीज याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ आप लाइक टर्म को एडिशन और सब्ट्रैक्शन यूज कर सकते हो लाइक टर्म में। अगर वो अनलाइक टर्म है, यू कैन नॉट यूज एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन इन दैट पर्टिकुलर अनलाइक टर्म्स। हाँ, अनलाइक टर्म के साथ आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, पर कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते। एडिशन सब्ट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ कहां किया जाएगा? लाइक टर्म में। इसलिए लाइक टर्म देखना बहुत जरूरी है। चलिए एक बार लाइक टर्म देखते हैं। मान लीजिए मैं लिख रहा हूं 7x एंड 9x। मैं अभी ऐसा बोल रहा हूं कि ये दोनों लाइक टर्म है, ये दोनों लाइक टर्म है। कैसे पता चला लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म? 2 चीज देखनी होती है। एक तो जो भी 2 एक्सप्रेशन है, ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये सेकंड एक्सप्रेशन, जो भी 2 एक्सप्रेशन है उन दोनों में जितने भी वेरिएबल है, वेरिएबल दोनों में सेम होने चाहिए। चलिए यहाँ पे कितने वेरिएबल है? एक ही है, यहाँ पे एक ही है और दोनों सेम है, x x। अभी वेरिएबल देखने के बाद आपको देखना है सेकंड थिंग, दैट इज वेरिएबल की पावर। फॉर ईच वेरिएबल, दोनों हर एक वेरिएबल की पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे पावर कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, पावर भी सेम है। अगर वेरिएबल और पावर सेम मिल रहे हैं, इट मींस बोथ आर लाइक टर्म, नहीं है तो अनलाइक। मोर एग्जांपल्स, सपोज आई एम टेकिंग 93 x square y t and -3/157 x square y t। ये दोनों लाइक टर्म है या नहीं है? यस है, बिकॉज पहले तो वेरिएबल्स देखो, यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ t है, यहाँ t है, तो हर एक में सेम है, तो ये क्या हो गए? लाइक टर्म हो गए। पर अभी भी एक चीज देखनी बाकी है, दैट इज पावर। तो x की पावर 2, x की पावर 2, y की पावर कुछ नहीं तो 1, y की पावर कुछ नहीं तो 1, t की पावर 1, t की पावर 1। तो दोनों में वेरिएबल भी सेम है और हर एक वेरिएबल की पावर भी सेम है, दोनों लाइक टर्म है। अभी और चीज देखते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा लिख रहा हूं, ये सेम, इसी में से थोड़ा बता रहा हूं, x y स्क्वायर t -3/157 x स्क्वायर y t। चलिए सबसे पहले वेरिएबल चेक करते हैं, वेरिएबल सेम है या नहीं। तो यहां से स्टार्ट करूंगा मैं, x x y y t t, वेरिएबल तीनों में सेम, दोनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल सेम है। अभी वेरिएबल सेम होने के बाद पावर चेक करो। x की पावर क्या है? x की पावर यहाँ तो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, यहाँ x की पावर 2 है, तो
पहले ही स्टेप में हमें पता चल गया भाई x की पावर डिफरेंट है। आप तो बोलोगे भाई तू तो यहाँ पर तो है, तो ये तो y की पावर हुई ना, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं हो, क्या है 1, तो y की पावर भी डिफरेंट हो गई। तो मतलब कोई भी वेरिएबल की पावर सेम नहीं करनी है, पर्टिकुलर वेरिएबल फॉर ईच वेरिएबल्स वी हैव टू चेक आउट द पावर। अगर हर एक वेरिएबल की पावर सेम है तभी हम कहेंगे कि वो लाइक टर्म है, अदरवाइज अनलाइक टर्म। ये दोनों क्या हो गए, अनलाइक हो गए। और एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कैसा लिखा है 3/2 x y स्क्वायर, और मैं लिख दूं यहां पर 3/2 x y स्क्वायर z। चलिए अभी यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है, तो मतलब तो ये दोनों सेम लग रहे हैं ना। अभी तो वो z है, उसका क्या करेंगे, यहाँ z नहीं है। मैंने बोला था दोनों एक्सप्रेशन में वेरिएबल सेम होने चाहिए, सेम तो है पर यहाँ पे एक मिसिंग है, वहां z है, यहाँ z नहीं है, मतलब सेम नहीं कहेंगे हम उसे, तो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म है। और एक लास्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए मैं ऐसा लिख रहा हूं भाई 7/5 x square y and 3/11 y x square। अगर पहले भी देखूंगा तो मुझे लगेगा कि दोनों अनलाइक टर्म है, पर ये एक्चुअल में लाइक टर्म है। कैसे? मैंने आपको दो चीज बताई। द फर्स्ट थिंग वी विल चेक द वेरिएबल्स एंड सेकंड थिंग वी विल चेक द पावर ऑफ ईच वेरिएबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल्स। यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y। ओके, पहले हम x की पावर चेक करते हैं। x की पावर कितनी है 2, यहाँ पे x की पावर कितनी है 2, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे y की पावर 1, यहाँ पे y की पावर 1, तो ऑलमोस्ट दोनों चीज सेम होगी। आप कहोगे भाई कि सर ऑर्डर तो डिफरेंट है, ऑर्डर सेम नहीं है। देखो पर ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन आप 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करो या 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करो, दोनों का आंसर सेम ही मिलेगा। यहाँ पे आप ऑर्डर चेंज कर दो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पर्टिकुलर वेरिएबल्स की पावर सेम होना जरूरी है। अगर ये दो चीज की पावर एंड द पावर की वेरिएबल दो चीज सेम है, इट मींस दैट इज लाइक टर्म। तो ये जो पेयर बन रही है लास्ट वाली, ये लाइक टर्म की पेयर है। आप उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एडिशन सब्ट्रैक्शन पता है आपको। अगर लाइक टर्म है तो उसके वेरिएबल एज इट इज रहेंगे, आपको सिर्फ कोएफिशिएंट को ऐड करना है, या तो उसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो कोएफिशिएंट को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन द गिवन क्वेश्चन। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीनियर इक्वेशन। हाँ, अभी जो चैप्टर है हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अभी उसके तरफ हम जा रहे हैं। लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन तो पता चल गया भाई कि इज इक्वल टू की साइन हो तो उसे इक्वेशन बोलेंगे। अब ये लीनियर इक्वेशन क्या है? हाँ, आगे बढ़ देख लो। अब लीनियर का मतलब, अब देखो तो यहाँ पे देखो लाइन दिख रहा है, लाइन दिख रहा है। तो जब भी हम एक्सप्रेशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं, एक्सप्रेशन को अगर मैं ग्राफ पे प्लॉट करूं और मुझे अगर एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है तो क्या लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। वहां पर लीनियर इक्वेशन है क्योंकि लाइन मिल रही है, स्ट्रेट लाइन। उसका अगर लीनियर इक्वेशन का अगर हम ग्राफ बनाएं तो ऐसा कुछ बनता है। जब भी आप बनाओ, ठीक है, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये स्ट्रेट लाइन की वजह से उसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। ये सिर्फ आपको नॉलेज के लिए है, अभी आपको इससे मतलब नहीं है। क्लास 9 या क्लास 10 में आप अच्छे से समझोगे इसे। अभी वापस आता है लीनियर इक्वेशन पे। पहले तो नॉर्मल इक्वेशन पता है हम। चलिए मैं नॉर्मल इक्वेशन लिखता हूँ। 2x + 3y = 15। ये इक्वेशन है, हमें इसे हम इक्वेशन मानते हैं। और एक इक्वेशन लिखता हूँ मैं 3x² + 3z + t = 11/2। दो इक्वेशन लिखे मैंने। अभी कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं? एक ही चीज देखनी है, लीनियर इक्वेशन में हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की पावर 1 ही होगी। हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की पावर 1 होगी। इसका मतलब कि उसकी डिग्री 1 होगी। इसका मतलब कि उसकी डिग्री 1 होगी। यहाँ चेक करते हैं टोटल टर्म कितनी। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो टर्म है, 2x and 3y। x की यहाँ पे इसकी पावर क्या है? x की पावर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। अगर पावर मैंने जैसे बोला यहाँ पे कोई है ही नहीं पावर, मतलब वहां भी 1 ही होगी। तो जब भी पावर 1 हो तब वो लीनियर इक्वेशन है। यहाँ पे लीनियर इक्वेशन होगा? नहीं होगा, क्योंकि पावर देखो यहाँ पर 2 है, तो लीनियर इक्वेशन नहीं हो पाएगा। लीनियर इक्वेशन की एक ही कंडीशन, इफ द डिग्री ऑफ एन इक्वेशन दैट इज 1 देन दैट इज नॉन एज लीनियर इक्वेशन। अभी नेक्स्ट हमारा ये जो कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन तक हमें पता था, पर अभी ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या है? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल अगर हमें देखना है तो उसके लिए भी मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं। सेम ये वाला पहले लिखता हूं, दैट इज 2x + 3y = 15।
ये जो है ये लीनियर इक्वेशन है, पर ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल काउंट करो क्या है x एंड y, कितने हुए 1 एंड 2, तो ये तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गए। हमें लीनियर इक्वेशन इन ओनली वन वेरिएबल चाहिए, तो अगर मैं ऐसा लिखूं भाई 2x + 3 = 15, हाँ ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक ही वेरिएबल है। अगर मान लो मैं ऐसा लिख रहा हूं 3y - y = 6, ये है नहीं सर, नहीं है क्योंकि दो वेरिएबल हो गए, ऐसा नहीं बेटा, वेरिएबल सेम है, कॉमन है, तब क्या करेंगे उसे, ये दोनों लीनियर इक्वेशन में दोनों जो वेरिएबल है वो तो सेम ही है, तो इसे एक सिंगल वेरिएबल ही काउंट करेंगे, इसे सिंगल वेरिएबल ही काउंट करेंगे। तो ये टोटल कितने वेरिएबल हुए, यहाँ पर एक ही हुआ, यहाँ पर एक ही हुआ, ठीक है। तो ये जो टाइप के सारे इक्वेशंस है, ये वाला नहीं, इसे कैंसिल करता हूं मैं, ये जो दो टाइप है ये तीनों के तीनों इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, पर ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। जिसको मुझे बोलना है ऊपर वाले को, तो वो जो हो जाएगा दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। नाउ हाउ टू सॉल्व द इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन के बारे में पता चल गया, पर जब इक्वेशन दिया है उसको सोल्व करना मतलब क्या, आप कहीं भी जाओ कभी भी आपको कहा जाए कि सॉल्व द इक्वेशन, टू सॉल्व द इक्वेशन इट मींस सिंपली हम वहां पे इस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल है उन सभी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर आप इक्वेशन वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड कर लेते हो तो वही सॉल्यूशन है उस इक्वेशन का। सो टू सॉल्व द इक्वेशन इट मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, ये चीज अच्छे से याद रखना, अच्छे से नोट करके रखना। यहाँ पे हमारे पास जो है 2x + 2 = 6। फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट व्हाट इज द वेरिएबल, दैट इज x। अभी इक्वेशन में दो साइड होती है, इक्वल टू के दोनों साइड में हम जो है उस अलग अलग साइड बोलते हैं, एक तो होती है लेफ्ट हैंड साइड, एक होती है राइट हैंड साइड। तो कैसे पता चलेगा, इक्वल के हमारे राइट साइड में जो रहेगा वो है RHS राइट हैंड साइड, और इक्वल के हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो है LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। अभी जो वेरिएबल है कौन सा साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। अभी इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करना चाहो तो उसकी एक ही मेथड है कि जो वेरिएबल है उसे अकेला कर दो, जो वेरिएबल है उसे अकेला कर दो, ओके। जो भी वेरिएबल के साथ जो कुछ भी मतलब मसाला वहां पर पड़ा हुआ है उसे उठा के दूसरी तरफ जाने दो तो इजीली हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है x + 2 = 6, तो मुझे तो इस +2 को हटाना है, जैसे मैंने अभी बोला, टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ एनी इक्वेशन इट मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने का एक ही तरीका है कि उसे अकेला कर दो, उसे अकेला कर दो। तो अगर मुझे x को अकेला करना है तो +2 को हटाना पड़ेगा, और +2 को हटाना है तो क्या करूं, यहाँ पे -2 कर दूं तो हो जाएगा, पर मैं -2 करूंगा तो दोनों साइड करूंगा, कभी भी एक साइड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन है। इक्वल साइन का मतलब होता है उसे इक्वल रखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे मैं करता हूं सबट्रैक्ट 2 बोथ साइड्स। अगर मैं 2 को दोनों साइड सबट्रैक्ट कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा, x + 2, ये तो जैसे था वैसा ही एज इट इज। अभी सबट्रैक्ट किया मैंने 2 को, = 6 - 2 = 6 - 2, ये x एज इट इज, ये x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस, 2 - 2 इज 0, सो नो नीड टू राइट 0 ओवर देयर, सिंपली क्या हो जाएगा, 6 - 2 इज 4। तो ये जो मिला हमें क्या मिला, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यहाँ पे एक दूसरी मेथड भी है, वो भी देखते हैं कैसे सोल्व किया जाता है। सेम क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा दूसरी मेथड से, दैट इज x + 2 = 6, दिस इज आवर क्वेश्चन। इसी को मैं सोल्व करने जा रहा हूं दूसरी मेथड से। उसमें हम करते हैं जो भी नंबर है उसको ट्रांसपोज किया जाता है। ट्रांसपोज करना यानी यहाँ पे +2 है, +2 को मैं इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा, +2 को इक्वल के दूसरी साइड भेज दूंगा। कैसे भेजूंगा, ऐसे ही यहाँ से उठा के वहां नहीं लिख सकते, सीधे उसकी प्रोसेस है। अगर यहाँ पे एडिशन में है सामने जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ सब्ट्रैक्शन में है सामने जाएगा तो एडिशन में, मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में, और डिवीजन में है तो मल्टीप्लिकेशन में। बस इतना याद रखो तो हो गया। जैसे मैंने बताया यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अभी x = 6 - 2, क्यों भाई, क्योंकि ये +2 यहाँ पे एडिशन में है, मैंने उस साइड भेजा तो एडिशन से क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन में कन्वर्ट कर दूंगा मैं, बस इतना है। तो ये क्या हुआ, x = 6 - 2 इज 4। देखो आंसर दोनों में सेम मिल रहा है,
आंसर दोनों में सेम मिल रहा है। हम दोनों मेथड से नेक्स्ट जो भी एक्सरसाइज है दोनों मेथड से सोल्व करेंगे तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए, ये तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए है पर अच्छे से समझते जाइए। आगे हाँ, और एक क्वेश्चन 5x - 3 = 12। तो पहले हम नॉर्मल मेथड से सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे मुझे इस -3 को पहले हटाना है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ वेरिएबल है वहां उसके साथ 3 है, तो उस 3 को हटाना है। यहाँ पे -3 है तो +3 मुझे करना पड़ेगा ना, क्योंकि तभी वहां पे 0 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या करूंगा, ऐड 3 बोथ साइड्स। तो यहाँ पे 3 में ऐड करने जा रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 5x - 3 + 3 = 12 + 3। दोनों साइड में 3 को ऐड करूंगा, ठीक है। ये चीज याद रखना, जब भी ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई करो, डिवीजन करो, दोनों साइड करना है, कभी भी एक साइड मत करना। चलिए, अभी ये 3 तो कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि -3 + 3 = 0, so no need to write that now. So 5x = 12 + 3 is 15। ओके, हमें तो 15 आंसर मिल गया और हम यहाँ पे छोड़ भी देते हैं कई बार, पर ये आंसर नहीं है हमारा। मैंने बोला था टू सॉल्व द इक्वेशन इट मींस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, पर ये वेरिएबल की वैल्यू थोड़ी ना है 15, ये तो 5x की वैल्यू मिली 15, हमें तो सिर्फ x की चाहिए। तो इस 5x का मतलब क्या होता है, 5 × x। तो मुझे यहाँ से 5 को हटाना है, 5 को हटाना है। तो कैसे करूंगा, अगर मैं इसे यहाँ पे डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं बाय डिवाइड बाय 5 बोथ साइड्स। दोनों साइड से मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 5x/5 = 15/5। इसका क्या होता है, यहाँ पर ये जो 5 है कैंसिल, इसको मैं लिख सकता हूँ 15 को 5 3 जा, तो ये 5 5, ये भी कैंसिल। क्या बचा, यहाँ पर x, यहाँ पर 3। तो ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। दूसरी मेथड से भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। हियर इज 5x - 3 = 12। 5x - 3 = 12। इसे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, पहले इस -3 को हटा देंगे। पहले तो टर्म फाइंड करो, कितनी टर्म है टोटल, 5x एंड 3, 2 टर्म है। अभी वेरिएबल वाली टर्म को छोड़ दो, वेरिएबल के सिवा की जो टर्म है उसको पहले ट्रांसपोज करो। तो यहाँ पे -3 को मैं लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस। तो क्या मिला उसका, 5x = 12 + 3। So here 5x = 15. Now here we have the 5x = 15. So we need to remove 5 over there. क्योंकि यहाँ से अगर 5 रिमूव करूंगा तभी तो मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो ये 5 और x क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है। तो मल्टीप्लिकेशन से मैंने बोला था, मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, डिवीजन इधर साइड चेंज की हो। तो ये होगा x = 15 डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 को मैंने यहाँ से राइट हैंड साइड भेज दिया तो मल्टीप्लाई टू डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ पे होगा 5 3 जा, क्या आंसर मिला हमें, x = 3। चेक करो, दोनों मेथड में सेम ही आंसर आया होगा, दोनों मेथड में सेम ही आंसर आया। अभी यहाँ पे एक चीज है कि आपको जो भी आंसर मिलता है आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हो। जो भी आंसर मिलता है आप वेरीफाई भी कर सकते हो, आइदर दैट इज करेक्ट और नॉट। उसके लिए एक बहुत ही सिंपल से प्रोसेस है, बता देता हूँ कैसे करना है। इसको हटा देते हैं, चलिए बहुत ही सिंपल सी मेथड है, क्योंकि आंसर हमारा करेक्ट है या नहीं। पहले तो इक्वेशन में 2 साइड होती है, मैंने जैसे बताया, एक तो LHS और एक तो RHS। तो पहले LHS लो, LHS = क्या है LHS हमारा, 5x - 3, 5x - 3। अभी x की जो वैल्यू आपको मिली है वो वहां पे LHS में पुट करो। x की वैल्यू मिली 3, x की जगह पे मैं लिखूंगा अभी 3, ये हो गया 5 ब्रैकेट 3 - 3, x की जगह पे मैंने लिख दिया 3। 5 3 जा 15 -3 as it is, 15 - 3 is 12, 15 - 3 is 12। अभी RHS छोड़ो, RHS क्या है देखो यहाँ 12। तो यहाँ पे तो इसे कुछ सोल्व करने की जरूरत नहीं है, और 12 को क्या सोल्व करके करोगे, देखो अभी LHS और RHS दोनों मिल गए यहाँ पर सेम। सो दिस इज हैंस LHS = RHS, यानी कि हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट है, वो बिल्कुल करेक्ट है।
So this was the introduction part of the chapter number 2, linear equation of linear equation in one variable. तो अच्छे से इसे नोट कर लेना आपकी कॉपी में, अच्छे से खुद से नोट्स बनाओ, ठीक है, वो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि वो आपने समझा जो है, आपने अच्छे से गेन किया, उसमें से आप खुद के लिए नोट बना रहे हो, तो आप आगे जाके भी उसे अच्छे से जब भी रीड करो तो आपको खुद की लिखी हुई चीज अच्छे से समझ में आएगी। तो नोट बनाना मत भूलना। एंड नाउ from the next lecture we will start the exercise, okay, that 2.1, but before that ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। थोड़ी बहुत इस कॉन्सेप्ट पे बेस पे आप थोड़ी बहुत खुद से प्रैक्टिस भी कर लो, दैट इज मोर कन्वीनियंट एज वेल एज आपको अच्छा एक एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और आपको इन बिटवीन कहीं भी कोई डाउट हो रहा है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं भी कुछ भी पूछना है, कुछ कहना है, यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स। और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलना, बिकॉज बहुत सारा मटेरियल्स, बहुत सारे क्वेश्चन बैंक्स, पेपर्स हम वहाँ पे अपलोड करते हैं, रेगुलरली वहाँ पे डालते हैं, सो आप इजीली आप उसमें से भी बहुत सारी प्रैक्टिस कर पाओगे। फाइन, थैंक यू। Join us in Telegram for latest study materials and more content. For more videos and links, check description. This video is powered by Indian Institute of Teacher Education and Infinity Education.